नमस्कार। यूपी में नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े शो नौकरी चाकरी में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे और आज हमारी इस शो में चर्चा का विषय है यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का एग्जाम। जी हां, जो कि 8, 9 और 10 जून यानी कि 3 दिनों में दो पाली करके कुल 6 पालियों में ये एग्जाम होना है और ये बहुत बड़ा एग्जाम है। लगभग 28,80,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस एग्जाम के लिए जो है एनरोल हुए हैं। बकायदा 75 जिलों के 1100 से ज्यादा सेंटर्स पर ये एग्जाम देने के लिए इन 3 दिनों में पहुंचेंगे। तो एक तरह से बड़ा एग्जाम है। पद की संख्या की बात की जाए तो 32,679 जो है टोटल पद हैं। आप इस एग्जाम के लिए, जैसा कि हर एग्जाम की तरह स्टूडेंट्स जो है उनमें काफी ज्यादा जो है वो एक तरह से नर्वसनेस होती है, लेकिन इस बार जो है भर्ती बोर्ड के लिए भी काफी ज्यादा ये चैलेंजिंग पॉइंट है, क्योंकि एक तरफ देश भर में क्या कुछ चल रहा है, पेपर लीक, धांधली और तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर लोगों के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश है। वहीं दूसरी तरफ इतनी बड़ी भर्ती जो है यूपी सरकार में, यूपी भर्ती बोर्ड जो है बाकायदा आज से 3 दिनों के लिए जो है आयोजित कर रही, तो ये बड़ा टास्क है। अब इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता संतोष शर्मा से डीआईजी भर्ती बोर्ड ने बाकायदा प्रॉपर बात की और बताया किस प्रकार से भर्ती बोर्ड ने इसकी तैयारी की है। सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर 32,679 पदों पर सिपाही भर्ती परीक्षा हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के डीआईजी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज जी हैं। सर, सबसे पहले तो ये जो भर्ती परीक्षा है इसके लिए कितनी तैयार है, क्योंकि इस समय पर पूरे देश में पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, इन सब की वजह से बहुत ज्यादा आक्रोश है। उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये सिपाही भर्ती परीक्षा। निश्चित तौर पर यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भर्ती की प्रक्रिया आपने देखी होगी, उप निरीक्षक परीक्षा अभी हमने कराई है, उसके अलावा होमगार्ड की परीक्षा भी कराई है। निश्चित तौर पर एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है। हम इसके लिए लगातार तत्पर हैं और इसके लिए निरंतर प्रयासरत है कि पूर्ण शुचिता और पूर्ण पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा संपन्न कराई जाए। इसके लिए हमने न केवल अपने स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया है, बल्कि जनपदों पर भी कंट्रोल रूम बनाया है, केंद्रों पर भी कंट्रोल रूम बने हुए हैं। सभी 75 जनपदों के 1183 जो केंद्र हैं हमारे परीक्षा के, उनको पूरा सैनिटाइज किया गया है और पूरी समुचित व्यवस्था की गई है। जो जनपदीय हमारे अधिकारी हैं उनको ब्रीफ किया गया है, उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और इस तरह से हमने सुनिश्चित किया है कि ये संपूर्ण परीक्षा पूर्ण शुचिता और पारदर्शिता से संपन्न हो। परीक्षा केंद्र से लेकर और परीक्षा जो कक्ष है उस पर कैसे निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि 75 जिले हैं और 1000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र हैं, तो ऐसे में उनकी मॉनिटरिंग, परीक्षा केंद्रों की और परीक्षा कक्षों की मॉनिटरिंग कैसे होगी? देखिए, लगभग 30,000 सीसीटीवी कैमरे हमारे सभी केंद्रों को मिलाकर लगे हुए हैं और ये सभी केंद्र लाइव हैं, परमानेंट हमारे सामने हैं और हम उनकी हर गतिविधि को अपनी तरफ से देखते हैं। जनपदीय कंट्रोल रूम भी देखते हैं। तो ये त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था हमारी है और हम उस पर निरंतर अपनी नजर रखते हैं। पेपर लीक कराने वाली जो गैंग्स हैं जो पिछली बार पकड़े गए, तो पता चला कि जो कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं उनकी मिली भगत से कई बार ऐसा हुआ, तो जो कर्मचारी जो ड्यूटी करेंगे उनको लेकर कैसे सर्विलेंस रखा जा रहा है, उनके ऊपर कैसे निगरानी रखेंगे? जी बिल्कुल, जनपदों में जो केंद्रों पर हमारे कार्मिक लगे हैं उनके लिए भी हमने अपनी तरफ से ऑथोराइज्ड एंट्री कार्ड इशू किए हैं और उसकी प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग होगी और उसकी बायोमेट्रिक कराया जाएगा और केवाईसी कराई जाएगी। तो हम हर तरह से इस सतर्कता से इस बात को तय करना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर रहा है वो पूर्ण रूप से ऑथोराइज्ड है, प्राधिकृत है और उसके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे कि वो परीक्षा के अंदर नकल करा सके। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो एआई का इस्तेमाल करके थर्मल स्कैनिंग के कक्ष में एक से ज्यादा लोग हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है या एक से ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उस तरीके से भी निगरानी रख रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, देखिए ये तकनीक का युग है और तकनीकी युग में हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं कि हम एक एक चीज़ की निगरानी कर सकें। तो जैसा कि आपने बताया, हम प्रत्येक कक्ष पे निगरानी रखते हैं, वहाँ इन्विजिलेटर्स क्या कर रहे हैं, छात्र क्या कर रहे हैं, या हमारी किसी तरह की कोई चीज़ दिखाई देती है जिससे हमें लगता है कि हमें बताना चाहिए, उसके निर्देश हम तत्काल देते हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पेपर लीक को रोकने के लिए नकल विरोधी कानून लेकर गई 2024 में। उन प्रावधानों के तहत अगर कोई पकड़ा जाता है पेपर लीक कराने वाला सॉल्वर गैंग, तो किस तरीके की कार्रवाई होगी, क्या संदेश देंगे? देखिए, सॉल्वर गैंग्स पर जैसा कि आपने बताया, सार्वजनिक जो हमारा अधिनियम है नकल विरोधी, उसको लेकर बहुत सख्त है और सॉल्वर गैंग्स के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उसमें प्रावधान दिए गए हैं। अगर सॉल्वर गैंग्स पकड़े जाते हैं तो लगभग
1 करोड़ तक के दंड उन पर लगते हैं, आजीवन कारावास तक के दंड हैं अगर पुनरावृत्ति करते हैं तो बहुत कठोर कार्रवाई हम सुनिश्चित कराते हैं, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए हम उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं, त्वरित निर्देश जनपदों को देते हैं और जनपदों से भी हम लगातार संपर्क में रह के उनका अनुश्रवण करते हैं कि उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित हो। एक आखिरी सवाल कि तमाम जो परीक्षा होते हैं उसमें जो स्टूडेंट्स जाते हैं तो कलावा, मंगलसूत्र ये कई जगहों पर उतारे जाते हैं, उनको काट दिया जाता है, जिसको लेकर कई जगह विरोध भी हो जाते हैं। तो क्या एग्जैक्टली क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या प्रावधान भर्ती बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं? भर्ती बोर्ड हमेशा से स्पष्ट रहा है इस चीज को, और भर्ती बोर्ड ने अपने जनपदीय पुलिसकर्मियों को और चेकिंग फ्रिस्किंग करने वाले तमाम लोगों को इस बात के लिए ब्रीफ किया है कि किसी भी दशा में किसी भी धार्मिक चिन्ह के चेक न किया जाए। वो उसको हमारा काम नहीं है उसको चेक करना। और यदि आपको इस तरह का कोई संदेह है कि वहां कोई ब्लूटूथ डिवाइस है या कोई इस तरह की चीज है जिससे कि नकल की जा सकती है, तो आप अलग से उसे देख सकते हैं, लेकिन धार्मिक चिन्हों को न छेड़ने के लिए स्पष्ट निर्देश हमने नीचे तक दिया है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के डीआईजी सत्यार्थ अनिरुद्ध, जिनका कहना है कि इस बार जो परीक्षार्थी जाएंगे उनके धार्मिक चिन्हों को उतारने का पहले से जो प्रावधान था कि उनको नहीं उतारा जाएगा, लेकिन ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर जो परीक्षार्थी देंगे उनकी चेकिंग जरूर की जाएगी, लेकिन पेपर लीक कराने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। तो आपने सुना किस प्रकार से भर्ती बोर्ड भी यूपी पुलिस सिपाही भर्ती को लेकर जो है कितना एक्साइटेड है, किस प्रकार से इतने बड़े स्तर पर हो रहे इस एग्जाम के लिए तैयारियां जो है वो की गई हैं, ना केवल सेंटर से बल्कि सेंटर से जिला स्तर से जो है बाकायदा भर्ती बोर्ड के ऑफिस तक निगरानी रखी जा रही है। हर एक मोमेंट पर जो है, हर एक संदिग्ध गतिविधि पर भी काफी ज्यादा जो है इसमें एजेंसीज का एक्टिविटी देखने को मिल रही है, चाहे वो यूपीएसटीएफ हो या फिर भर्ती बोर्ड के अधिकारी हो या फिर यूपी पुलिस जो जिले भर में एक्टिव है और अलर्ट मोड पर है इस एग्जाम को लेकर। तो भर्ती बोर्ड की तैयारी आपने सुनी किस प्रकार से यहां पर भर्ती बोर्ड की तैयारी है। बाकी तमाम जानकारी, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद। कांग्रेस के साथ आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के 2 नेता बहन जी के दरवाजे पर गए, उन्होंने दस्तक दे दी। कांग्रेस पार्टी ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक चाहती है कि कोई ना कोई दलित पार्टी, दलित चेहरा खास करके बसपा के साथ जाए। आपको लगता है, क्योंकि आपके भी कांग्रेस से संबंध रहे? नहीं, मैं दलित पार्टी नहीं हूं, मैं दलित पार्टी नहीं हूं। बीएसपी के लिए आप ऐसा कहना चाहते तो उनके नेताओं के सामने कहना, शायद वो जवाब आपको दे सकें। उन्होंने तो अपने नारे बदल लिया, लेकिन आप उससे दलित पार्टी का टैग नहीं हटा पाए, ये बड़ा चिंताजनक है। बहुजन से उन्होंने सर्जन कर दिया, बहुजन समाज के लोगों में उनकी भावनाओं में, मनोबल में गिरावट आ गई, लेकिन वो फिर भी मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि वो दलित नेता ही आप लोग उनको मानते रहे, ये बड़ा चिंताजनक है। आप खुद को दलित नेता नहीं मानते? आप कभी मुख्यमंत्री को ठाकुर नेता कह सकते हैं क्या? हिम्मत जुटा कहिए, तब मैं फिर मानूं कि आप, या XYZ जितने नेता, जैसे आप ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे तो उनसे कहिए आप ब्राह्मण नेता हैं, हालांकि वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाते हैं, मैं तो नहीं जाता दलित सम्मेलन में, मैं तो बहुजन समाज के सम्मेलन में जाता हूं, लेकिन आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि भाई कांग्रेस के लोग, देखिए बड़ी नेता हैं वो, और जितना प्रोटोकॉल, जिस तरह का प्रोसीजर मैं समझता हूँ, समय लेके जाना चाहिए, जब समय मिल जाए तभी जाना चाहिए। हालांकि जिनके मन में आस्था वो जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई बार समय लेने का प्रयास किया था, तो फिर ये कहा गया कि भाई जैसे औरों से मिलने जा सकते हैं तो वहां क्यों नहीं जा सकते। सत्य यही है कि समय लेना पड़ता है, और जब तक वो समय नहीं देंगे तो आप मिल नहीं सकते हैं। जैसे हमारी भी वार्ता हुई कि भाई आप किस दिन हम लोग बैठ के ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, तो सोचे कि अगर आप अचानक से आ जाओ और मैं बिजी हूँ या मैं कहीं यहाँ नहीं हूँ तो आपका भी समय खराब होगा, और एक मन में ये भी होगा कि यार मैं गया, मेरा पैसा समय खराब हो गया, मैं मिल भी नहीं पाया, तो जो भावना है उनका भी अपमान होगा। तो ऐसे में समय लेके जाना चाहिए। बड़ी नेता है वो, उनकी सुरक्षा और सब चीजें हैं।